हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फ़िज़िक्स के PYQs और आपको बिल्कुल ध्यान से इनको समझना है। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि हर क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सो कंसंट्रेटेडली जो भी लेक्चर में होगा उसे ध्यान से समझना है, ताकि उस कॉन्सेप्ट से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो वो आप बिल्कुल ना गलत करो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ of elasticity, if stress is increased, the ratio of stress to strain। तो सबसे पहले हुक्स लॉ क्या कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है ई, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या करो, स्ट्रेन को इस साइड इक्वल के इस साइड भेज दो, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन किसके इक्वल आ गया? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के। और जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है, राइट। इट मीन्स जो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर है आप सभी को, क्योंकि ये रेशियो है जो ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर स्ट्रेस के इंक्रीज करने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट वाई एस एंड वाई ए रिप्रेजेंट यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम, ओके। रिस्पेक्टिवली इट इज सेड दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन एल्यूमिनियम, देयरफॉर इट फॉलोज दैट। तो इनमें से हमें बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपसे ये पूछ ले, कुछ भी दे दे, जैसे स्टील, कॉपर, आयरन, और ये पूछ ले भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा इलास्टिक है या फिर किसके लिए यंग मॉड्यूलस की वैल्यू है जो ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या होगा? स्टील, ठीक है। आपसे कोई पूछे स्टील या फिर रबर में से किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो हमारे दिमाग में आ सकता है भाई रबर है, बट इट इज़ रॉन्ग। किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है? स्टील की। यंग मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी दोनों स्टील की ज़्यादा है। हम सोचते हैं भाई रबर क्या है? स्ट्रेचेबल है, तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था मोर इलास्टिक कौन होता है? जो अपने शेप और साइज़ को क्या कर सके? रीगेन कर सके जल्दी, ठीक है। तो वो क्या होता है? मोर इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे स्टील है जो रबर से ज़्यादा इलास्टिक है। अगर स्टील से ज़्यादा कोई क्या है इलास्टिक है तो वो कौन है? क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज क्या है? स्टील से ज़्यादा इलास्टिक है। अदरवाइज स्टील क्या है? सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, तो जो स्टील का यंग मॉड्यूलस है वो एल्यूमिनियम के इक्वल है? नहीं। क्या है? स्टील का यंग मॉड्यूलस एल्यूमिनियम के यंग मॉड्यूलस से ज़्यादा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस? अब इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। अभी हमने पढ़ा था कि जो यंग मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होती है? क्वार्ट्ज के लिए। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो क्वार्ट्ज तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्टील, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम कैन बी सीन इन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन कौन सी है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, हाइड्रोलिक प्रेस, हेलीकॉप्टर, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस बताओ मुझे किसकी एप्लीकेशन है? किसकी है? पास्कल लॉ की। तो ये तो इसकी है नहीं, ठीक है। हेलीकॉप्टर भी नहीं है, तो नन ऑफ इसकी जो राइट एप्लीकेशन है वो क्या है? डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। और हमें बर्नौली थ्योरम की हर एक एप्लीकेशन याद करनी है। इस पेपर में ये आया था, तो मे बी फ्यूचर में
कोई सी भी एप्लीकेशन आ सकती है। तो देखो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या मैंने ये लिखी हुई है साइड में, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, पुल बाय ट्रेन, स्विंग इन अ बॉल, एटोमाइज़र और बर्नर फ्लेम। इनमें से मैं आपको एक दो समझा देती हूँ। जैसे ब्लोइंग ऑफ रूफ्स तो क्या होता है, जैसे जब आंधी तूफान आ जाते हैं, ये हमारी कोई क्या है, झोपड़ी है, ठीक है, हट है। तो अब क्या होगा, अगर आंधी तूफान आया हुआ है तो बाहर क्या होगी, स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। और अंदर क्या है, स्पीड ऑफ एयर कम है, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हाई टू लो फ्लो होने की वजह से प्रेशर कहाँ पे एग्जर्ट होगा, ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से जो ये रूफ है ये क्या हो जाएगी, ब्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सी थ्योरम लग रही है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली इन सभी पे कौन सी थ्योरम लग रही है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। ये सभी क्या है, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ, अब हमें बताना है जो सबसे पहले यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आया विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, ड्यू टू विच एन अपोजिंग फोर्स कम इन टू प्ले व्हेन फ्लूइड इज इन रिलेटिव मोशन। यहाँ पे अपोजिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, इसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। जैसे हमारी मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है, वैसे ही फ्लूइड की मोशन को विस्कस फोर्स अपोज करता है। ओके, और इसके इस अपोज करने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने ये नीचे एक ऑर्डर लिख रखा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, विस्कोसिटी नीचे जाते जाते क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और फिर नीचे जाते जाते विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की, उसके बाद सुपर कोल्ड लिक्विड, इट मीन्स ग्लास, ठीक है। उसके बाद हनी, कोल्ड वाटर, हॉट एयर, कोल्ड एयर और वैक्यूम। अब हमें फोकस किस पे देना है, इन चारों पे, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या कहा गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड की इंक्रीज या डिक्रीज होगी, और गैस की भी पूछी गई है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो, जैसे देखो कोल्ड वाटर से हॉट वाटर हो रहा है, इट मीन्स टेम्परेचर क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज किया गया और नीचे जाते हुए विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है लिक्विड के केस में, ठीक है। तो देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो विस्कोसिटी लिक्विड के केस में क्या हो रही है, डिक्रीज। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग, सेकंड हो सकता है, ठीक है। दोनों की इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि लिक्विड की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दो ऑप्शन तो हमारे गए, अब बच गए दो। अब हमें गैसेस के केस में देखना है। गैसेस के केस में देखते हैं तो हॉट एयर टू कोल्ड एयर, इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है, और विस्कोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स गैसेस के केस में जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी के। इट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स यहाँ पे गैसेस का डिक्रीज क्या रखा है, तो ये गलत। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन फ्रॉम आइस पॉइंट टू स्ट्रीम पॉइंट। अब देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। तो देखो अगर हम कहीं पे भी इनपुट देते हैं तो हमें पूरी की पूरी आउटपुट तो मिलती नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट में Q1 हीट प्रोवाइड कर दी T1 टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, अब कुछ तो क्या हो जाएगी, हीट यूज़ होगी, जो काम हम कर रहे हैं उसमें पूरी की पूरी हीट तो हमें मिलने वाली नहीं है। तो वो कुछ हीट कहाँ चली जाएगी, सिंक में, और वो जो हीट गई उसको हमने नाम दे दिया Q2, और वो किस टेम्परेचर पे जाएगी, T2 पे, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अब हमने इनपुट क्या दी थी, Q1, और Q2 कुछ क्या हो गई है, सिंक में चली गई, तो बची कितनी, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो आउटपुट कितनी थी,
आउटपुट कितनी है Q1 माइनस Q2 और इनपुट कितनी थी Q1, तो एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी Q1 माइनस Q2, इट मीन्स आउटपुट बाय इनपुट कितनी थी Q1। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कैसे लिख दिया Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर के केस में भी लिख सकते हैं, हमने क्या लिख दिया 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, अब T2 क्या है, सेकेंड टेम्परेचर स्ट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना होता है, देखो अब पहले क्या था, आइस पॉइंट था। आइस पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो कितना आएगा 273 केल्विन। ठीक है, वैसे ही स्ट्रीम पॉइंट इट मीन्स इसका टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में लिखेंगे 373 केल्विन। ठीक है, तो T2 कितना है 373 और T1 कितना है 273। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यू, और अगर हम इसे सॉल्व करके जो आएगा उससे परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 28%। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें से एक की जो यूनिट थी वो क्या थी, केल्विन। केल्विन किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, spherical balls of radius r are falling in viscous fluid of velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball is okay. देखो, जहाँ पर भी किसकी बात हो जाए, स्फेरिकल बॉल की बात हो जाए, ठीक है, और विस्कस फोर्स है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, स्टोक्स लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ, स्टोक्स लॉ। ये क्या कहता है, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, स्फेरिकल बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये क्या कहता है, जो विस्कस फोर्स होता है Fv किसके इक्वल होता है 6 पाई। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी R और V। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये V वेलोसिटी है, ये कहता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, जो फोर्स विस्कस फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, जैसे ये कोई बॉल है, ठीक है, ये किस में होगी, लिक्विड में होगी। ठीक है, जब भी क्या एक्ट कर रहा है, विस्कस फोर्स हमेशा फ्लूइड के केस में ही एक्ट करता है। आगे की तरफ इसकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, पीछे की साइड क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, अपोज करेगा ये इसको, और इसकी रेडियस है मान लो r। ठीक है, तो हमें बताना है जो विस्कस फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है स्फेरिकल बॉडी पर, वो रेडियस और वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो 6 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, और जो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल तो क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये भी 6 पाई ईटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब Fv जो विस्कस फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, आप देख सकते हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की। ठीक है, तो दोनों की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है, देखो, विस्कोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ते हो ना, तो उसके ऊपर वेक्टर है तो ये साइन लगाते हैं हम हमेशा। ठीक है, जब मैंने आपको ये विस्कोसिटी पढ़ाई थी तो मैंने क्या वेक्टर लगाया था, नहीं लगाया था ना, तो इट मीन्स ये वेक्टर नहीं होती है, ये क्या है, स्केलर। तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, इसके बाद सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन नहीं होता, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या कह रहा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये इससे ये याद, इसकी फॉर्म याद रखना, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, और फोर्स बाय फोर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डायमेंशन इसकी इनकी डायमेंशन क्या होगी, आपस में कट जाएगी, तो एट लास्ट जो ये क्या होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो इट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो
एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी गलत और ये दोनों तो गलत थे ही, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। ये सभी जो स्पीड है किसकी है, गैसियस मॉलिक्यूल की, ठीक है। ये सभी किसकी स्पीड है, गैसियस मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं VRMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू। देखो अब यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, उसके बाद ठीक है, जैसे V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, Vn का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, मीन लेंगे, जैसे सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर जितने भी हैं, ठीक है। V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर टिल Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेंगे, रूट, ठीक है, ये रूट ले रखा है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, VRMS की वैल्यू √3kBT/m, ठीक है। यहाँ पे T टेम्परेचर है, और इसके बाद हम V एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करनी है, सबके एवरेज लेनी है, V1 प्लस V2 टिल Vn तक हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेना। उसके बाद तो इसकी वैल्यू कितनी है, वो कितनी है, √2, यहाँ पे 2.5 आएगा, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, √2.5 kBT/m, ठीक है। ये रूट पूरे पे है, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, √2 kBT/m, ठीक है। अब कंपेयर कर लो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो VRMS है, तो देखो ये ऑप्शन गया, इसमें सबसे कम दिखाई हुई है, ये भी गया, 2 बच गए। अब उसके बाद किसकी है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू √2.5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा RMS, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ लॉस ऑफ heat minus dq/dt of body is directly proportional to the temperature difference delta T is equals to T2 minus T1 of body and surroundings. This statement is, हमें बताना है कि ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बट अगर आपको ना याद रहे कि भाई ये क्या है, तो इसको कैसे याद करोगे, देखो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हीट, ठीक है। तो लॉस, अगर हीट लॉस होगी तो क्या चीज़ क्या हो रही है, कूल हो रही है, ठंडी हो रही है ना, तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारे केसेस जानेंगे, इसमें कौन कैसी कैसी प्रोसेसेस होती हैं, इसकी फुल ऑन नॉलेज लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज़ प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम, N और R कॉन्स्टेंट है, एंड T इज़ टेम्परेचर, ओके। इसके बाद अब 3 प्रोसेसेस हैं। देखो सबसे फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, आइजोथर्मल प्रोसेस। आइजोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो NR तो पहले ही कांस्टेंट थी, टेम्परेचर और कांस्टेंट हो गया, इट मीन्स जो PV है वो क्या है, कांस्टेंट, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाती है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे NR कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, टेम्परेचर के, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, गे-लुजैक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगी, वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या, टेम्परेचर, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टेम्परेचर के, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, चार्लीज लॉ, ओके।
उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है, और गामा क्या होता है यहाँ पे CP/CV। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैंक एक्ट्स एज अ शील्ड अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये तो खुद ही रीज़न है जो अल्ट्रावायलेट रे, ये तो खुद ही रीज़न है ओजोन लेयर के पतले होने का, तो जिसकी वजह से क्या अल्ट्रावायलेट रेज जैसी हार्मफुल रेज हमारे पास आ पाती हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं शील्ड का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर तो क्या एक लेयर है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा क्या, ग्रीन हाउस, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। तो साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव्स ओनली, बोथ और नन ऑफ दिस। तो साउंड वेव्स के केस में तो ऑब्वियसली क्या है, एप्लीकेबल है। देखो जैसे ये कोई डिवाइस है, जैसे डीजे है, कुछ भी है, तो उसके अगर हम बिल्कुल पास हैं तो हमें बिल्कुल लाउड वॉइस सुनाई देगी, और अगर दूर है तो कम सुनाई देगी। तो यही तो डॉपलर इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट वेव्स, ऑब्वियसली लाइट वेव्स के केस में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्रॉप हो जाए, मतलब कि कम हो जाए, तो कौन सी शिफ्ट होती है वहाँ पे, रेड शिफ्ट होती है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाए तो कौन सी शिफ्ट होती है, ग्रीन शिफ्ट होती है, ठीक है। जैसे अगर सन है, ठीक है, और सन से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगर उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी तो रेड शिफ्ट, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो ग्रीन शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों के केस में, साउंड वेव्स के केस में और लाइट वेव्स के केस में डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर कोई भी चेंज टेक प्लेस करा, मतलब कि जैसे कोई प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो वो जो प्रेशर है वो उसके हर एक पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा, ये पास्कल लॉ कहता है, ठीक है। इसमें इजीली देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। जिसमें फ्लूइड है, फ्लूइड किस में है, स्क्यूबा ड्राइविंग में, और किसी में है ही नहीं। क्लिम्बिंग तो क्या होता है, पहाड़ों पे चढ़ना, और वैसे ये स्क्यूबा ड्राइविंग में फ्लूइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिंपली कोई भी इसका आंसर दे सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। अब ये हमने पिछले लेक्चर में पास्कल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो ये किसकी एप्लीकेशन, ऑब्वियसली पास्कल लॉ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहीं पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके देन, राधे कृष्णा, बाय बाय।